अगर आज की डेट में चुनाव होता है तो मैं तो कहता हूँ कि 5 से नीचे सीटें आएगी आज की डेट में। और अगर तो लोगों ने सरकार के कारनामे को देखा तो मुझे लगता है कि पंचायत में भी बहुत बुरी दशा होगी, बहुत बुरी दशा होगी। जब देखिए ना, जब पानी पीछे से नहीं होगा, सोर्स से नहीं होगा, तो खेत में कहाँ से आएगा? जब हमारे कितना दुर्भाग्य है हमारे। कौन इसके लिए सीधा तीखा सवाल है, सीधा कौन लटकाने भटकाने का काम किसने किया? देखिए, मेरी तरफ से सीधा सवाल है कि इसको रोकने में हमारे जो उद्योग मंत्री है इनका बड़ा इसमें रोल है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज शख्सियत से बात करेंगे। सिरमौर जिले की एक बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिलीप चौहान साहब, लादी क्षेत्र के ये राष्ट्र के रहने वाले हैं, नंबरदार खानदान से संबंध रखते हैं। इनको सियासत भी विरासत में मिली है, लेकिन आज ये क्यों चिंतित है, क्यों विकास के मामले में इनकी चिंताएं क्या है? हाटी के मुद्दे पर सबसे बड़ा इशू आज गिरिपार का है, उस मुद्दे पर इनकी क्या राय है? इसी मुद्दे पर इन तमाम पहलुओं पर कुछ तीखे सवाल भी इनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिंगटा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप शिमला से लेकर रोनहाट पहुँचे हैं, इतने ऊपर से बरसात इतनी ज़्यादा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाल के मुझे भी वक्त दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सीधा सवाल करते हैं कि खासतौर पर जो सेंटर हमारा ये लादी एरिया का सेंटर है रोनहाट, यहाँ डेवलपमेंट के क्या हाल है? 2.5 साल का सरकार का कार्यकाल हो गया, स्थिति अभी है क्या? सिंगटा जी, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। रोनहाट की बहुत चिंताजनक स्थिति है। और रोनहाट कस्बा है, और ये कस्बा हमारा कोई 15 पंचायत का बहुत एक केंद्र बिंदु है। हम कम से कम 15 पंचायत के लोग यहाँ हर बात से जुड़े हैं, चाहे हमारा व्यापार है, चाहे हमारा कोई दफ्तर है। आज बड़ी चिंता का विषय है कि सबसे बड़ी आज इतनी बड़ी बरसात हो रही है, इतनी त्रासदी हो रही है, और हमारे यहाँ सरकार ने एक CSC खोली है, मगर CSC में ना डॉक्टर है, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, और कोई भी किसी किस्म की कोई दिक्कत आती है तो लोगों को यहाँ से शिलाई जाना पड़ता है, या पौंटा या नाहन जाना पड़ता है। जो बहुत बड़ी सबसे पहले चीज़ आदमी को स्वास्थ्य है, हम इसमें भी बड़ा चिंतित है। और हालत यह है कि मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग दिन में यहाँ आते हैं, डॉक्टर नहीं होता है। कभी डेपुटेशन में पनौक से किया जाता है, कभी जरवा से किया जाता है। अगर जरवा से किया जाए तो जरवा के लोग भी हमारे हैं, वो वहाँ पिछड़ रहे हैं। पनौक से आते हैं तो पनौक भी ये हालत है। मतलब ये बताओ कि आपका नैनीधार में डॉक्टर नहीं है, वहाँ भी सब सेंटर है, और आपका हला में भी खुला है, वहाँ भी कोई है नहीं है। तो अब बताइए, अगर आदमी की सुरक्षा ही नहीं है, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा, तो क्या विकास? सरकार के समय में ये PHC से CSC हुआ था, तो अभी क्या स्थिति है? क्या डॉक्टर है या और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी स्थिति अभी ताज़ा स्थिति क्या है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि शायद एक स्वीपर है, एक कोई PN है, और डॉक्टर नाम की कोई चीज़ है नहीं यहाँ। ये हालत है PHC की। दुर्घटनाएं बहुत दुर्घटनाएं में होती है, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही है। आप हमें तो मतलब अगर कोई भी टेस्ट कराना, उसके लिए भी दिक्कत है यहाँ। बिना डॉक्टर के क्या होगा? ये बड़ी स्थिति है। दूसरी बात, यहाँ विकास की जो बात, कॉलेज खोला था हमारे जो स्वर्गीय। दूसरा सवाल मेरा, मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि उस कॉलेज के बताऊँ कि ये तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के, जो हिमाचल की सियासत के सुरमा कहे जाते हैं, उनके बहुत करीब ये रहे। उस वक्त ये जिला परिषद के अध्यक्ष थे। इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बहुत पैरवी की, और उस दिन जिस दिन घोषणा की, इन्होंने मान सम्मान के प्रतीक हमारी जो टोपी इन्होंने पहन रखी है, ये हमारे जो टोपी, हालांकि हमारी सफेद टोपी है, जो नेहरू, जिसका कलर नेहरूवादी जो टोपी है, वो गिरिपार में पहनी जाती, दुर्ग हमारे पहनते हैं, वो उन्होंने उतारी थी। और उनका मान सम्मान तत्कालीन CM ने भी रखा, और यहाँ पर कॉलेज की चुनावी साल था, कॉलेज की घोषणा की थी। अब आज इस कॉलेज की, क्योंकि इन्होंने एक उसकी कह सकते हैं बुनियाद इन्होंने तैयार की थी, अब कहाँ वो पहुँचा है, क्या स्थिति है? अब आप कॉलेज के बारे में बताइए। देखिए सिंगटा जी, कॉलेज की जो हालत है वो मेरे हिसाब से बड़ी चिंताजनक है। टेंडर हो गया है, ठेकेदार कोई और है, आगे सबलेट किया है। आज कॉलेज जो है, मतलब काम बंद है कॉलेज का, कछुआ चाल चल रही है।
कॉलेज का कोई काम आज की डेट में नहीं है, बंद है। जहाँ शायद 2 स्लैब डले हैं दोनों, उसके बाद कॉलेज बिल्कुल बंद है। ये हालत है कॉलेज का। जो बच्चे हैं यहाँ प्राइवेट बिल्डिंग लिए हायर करके यहाँ बैठते हैं। इसमें भी ये दिक्कत है कि प्रिंसिपल थे यहाँ, और प्रिंसिपल भी कोई 1-1.5 महीने से प्रिंसिपल भी यहाँ नहीं है। बिना प्रिंसिपल के सारे कॉलेज चल रहा है। तो अब सरकार की एक नीति बन रही है भाई 70 लोग होना चाहिए कॉलेज के अंदर। तो ये बड़ी एक दिक्कत है। अगर स्टाफ नहीं होगा और बैठने की सुविधा नहीं होगी और कॉलेज का बोझ नहीं होगा तो बच्चे में दहशत रहती है। तो इस वजह से बच्चे कितने हैं, क्योंकि स्वाभाविक टीचर नहीं होंगे तो बच्चे भी पलायन करेंगे। देखिए फिलहाल रोनहाट में मुझे मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा जो मानना है, मेरे ख्याल में 100 के करीब बच्चा शायद यहाँ जो है अभी जिनके दाखिले हुए हैं, टोटल 100 स्ट्रेंथ है बच्चों की। ये कॉलेज का दूसरे संस्थानों की जो आपने स्वास्थ्य संस्थान का जिक्र किया, कॉलेज का जिक्र किया, और जो सरकारी संस्थान उनमें क्या स्थिति है? सरकारी संस्थान की अब आपको बताऊं मैं कि यहाँ वेटनरी है, हॉस्पिटल है। वेटनरी में भी जो यहाँ कार्यरत था कर्मी, उसको भी बदली कर दी, ये भी खाली पड़ा हुआ है। IPS का सब डिवीज़न यहाँ खोला था पिछली सरकार ने, पूर्व सरकार के द्वारा। तो यहाँ जो है एक JE है, एक SDO है। SDO को भी यहाँ से आजकल जो है सिलाई भेजा है, यहाँ खाली है, सिलाई भी SDO नहीं है, तो वहाँ गए हुए हैं। यहाँ कोई है ही नहीं है। पुलिस चौकी का जो SI था तो वो यहाँ से नाम भेज दिया, वो शायद SP साहब के रीडर बने हैं। अब कुछ दिन पहले SP तो SI तो यहाँ भेज दिया है। ये हाँ, तो 2.5 साल में सरकार का खासतौर पर जो हमारे उद्योग मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, वो ये कहते हैं कि 2.5 साल में हमने विकास किया है, नई मिसाल कायम की है विकास के मामले में। खासतौर पर सिरमौर की बात करते हैं। सिरमौर में भी हाल ही में उनका दौरा हुआ था, पनौग में। वहाँ तो एक आप भी इतने बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस एक ही मंच पे आ गई। ये किस तरह की सियासत है? क्या ये सियासत का नया समाजवाद है, या फिर लोग ये आपको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्योंकि कभी दोनों दल, दोनों ही बड़ी पार्टियां, कोई स्वागत करना बुराई नहीं है, लेकिन क्या आपका क्या मानना है? क्योंकि उनका तो ये कहना है कि विकास यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग विकास की जय जयकार कर रहे हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि किसी अतिथि का स्वागत करना बहुत एक अच्छी बात है जी, हमको करना चाहिए। जनप्रतिनिधि जो चुन के आता है, जो इतना बड़ा मंत्री है, 3-4 नंबर का मंत्री है और हमारे क्षेत्र से हैं, तो लोगों का ये तो फर्ज बनता है कि हम अपने नेता का अदब करें, इज्जत करें, मान सम्मान करें। मगर जितना बड़ा उसका घोंसला बनाया गया, उस हिसाब से विकास क्या हुआ? वो जो बिल्डिंग थी, वो जो बनी है, उसका बिजली वाले का जो दफ्तर था, वो पिछली इसमें बना था। उसका एक लोगों को वो करना था, सुविधा करना था लोगों को। तो मुझे लगता है कि उस हिसाब से इतनी बड़ी जो उसमें देर विकास की गाथा है। विकास की गाथा आप देखते हैं, सबसे पहले विकास की गाथा हमारी सड़क है। और एक सड़क जो मेरे ख्याल में डॉक्टर परमार के वक्त से बनी है, आपका ये जो 707 अब नाम हुआ इसका, पहले तो स्टेट हाईवे था, अब 707 है। तो 707 नहीं, पर मैं कहता हूँ कि लोगों के लिए, जनजीवन के लिए आफत है। आप रोज़ का रोज़ देख रहे हैं, आज कहीं ख़राब है, आज कल कहीं गिर रहा है, परसों कहीं गिर रहा है, लोग की तराही हो रही है। हमें तो ये बताओ कि अगर हमारा कोई मरीज़ हो जाता है जिसको पौंटा रेफ़र किया जाता है, नान ले जाता है, तो उसको भी कैसे पहुंचाना नहीं चाहिए? आप रोज़ देख रहे हैं। ये सबसे हमारी जो भाग्य की रेखा है जिससे हम जुड़े हैं। अब जब यहाँ कोई ऐसे तो पहले हालत ख़राब हो जाते हैं पौंटा तक पहुँचाने के, हमारे मरीज़ के, कोई जो मरीज होता है पहले ही बुरी गति से होता है, जब तक वहाँ पहुँचा जाए तब तक वो डेथ हो जाती है लोगों की। नहीं, लेकिन अब NHAI का आपने जिक्र किया, ये तो राज्य सरकार तो ये कहती है कि ये केंद्र सरकार का मंत्रालय है, उसकी जिम्मेवारी है। क्या कोई राज्य सरकार की भी इसमें कोई दखल हो सकता है? ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि जिस राज्य में काम चल रहा हो वहाँ का प्रशासन, वहाँ का शासन, उसका बड़ा जिम्मेवारी होती है और उनका बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो केंद्र का, तो जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीमें हैं क्या वो यहाँ चल नहीं रही? वो तो उसको सरकार चला रही ना, वो तो सरकार की जिम्मेवारी है। चाहे सेंटर की स्पॉन्सर स्कीमें हो, चाहे स्टेट की हो, उसका देख रेख, उसके ऊपर कंट्रोल करना तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। जो भाग्य रेखा उसका जिक्र, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है
40,000 से अधिक बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। ट्रांसगिरी एसटी का दर्जा मिल गया, कानून मिल गया, संसद में एक्ट पास हो गया, लेकिन यहाँ हम कई बार मैंने कहा कि ये संसद का अपमान है, कानून का भी अपमान है। लेकिन आपका क्या दृष्टिकोण है कि इस मामले में क्या होना चाहिए ताकि इसका समाधान कोई ना कोई निकले? देखिए मेरा सिंगटा जी, मेरा दृष्टिकोण इसके प्रति है कि मान लिए चुनाव का वक्त था, चुनाव में जीतने के लिए हर किस्म के हथकंडे नेता अपनाता है और हम तो मैं कहता हूँ कि हम तो इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार है पूर्व मुख्यमंत्री जी के और शिलाई के जो पूर्व विधायक रहे हैं बलदेव तोमर जी को, कि जिन्होंने इतना पुराना मुद्दा और उसको बिल्कुल पटरी पे लाया, परोस के प्लेट में रख दिया। हमें फिर आगे बड़ी उम्मीद थी कि चलो चुनाव के वक्त में जो भी कहा वो ठीक कहा, जिस नेता ने कहा। पर जब हमारे यहाँ के विधायक जीत गए और बहुत मंत्री बन गए, बड़ा ओहदा मिला, हमें बड़ा उन पर गर्व था इस बात के लिए कि अब तो ये बहुत जल्दी करेंगे। मगर जिस किस्म की जो इसमें त्रुटियाँ की जा रही है हमारे नेता की तरफ से, वो बड़ा दुखदाई है। तो वो तो ये कहते हैं, दूसरा पक्ष ये कहता है कि जी कोर्ट में है, हम क्या करें? देखिए कोर्ट में अगर है तो कोर्ट में कौन लड़ रहा है? कोर्ट में कौन लड़ रहा है? सरकार लड़ती है ना। देखिए जब भारत सरकार ने पूरा अप्रूव करके पूरा सब कुछ करके राज्य सरकार को भेज दिया है, तो राज्य सरकार की क्या जिम्मेवारी नहीं बनती इसके लिए? अगर भी कोर्ट में है तो सरकार अपना इनके बड़े बड़े वकील रखे हुए हैं, सरकारी वकील है इनके पास, उनको वहाँ दलील करें, अपने जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो पेपर चाहिए वो दे। ये तो कम से कम वैकेट करवाए। हाँ तो जब तो ऐसा कैसा होता है? ऐसा कभी होना जब कोई पैरवी नहीं करेगा ठीक से, कोर्ट अपना काम करेगा, पर कोर्ट में वक्त तो लगेगा ना, आर्गूमेंट तो होना चाहिए कोर्ट के अंदर, तभी तो कोई होगा। पर ये तो देखो हमारे कितना दुर्भाग्य है हमारे। कौन इसके लिए सीधा तीखा सवाल है, सीधा कौन लटकाने भटकाने का काम किसने किया? देखिए मेरी तरफ से सीधा सवाल है कि इसको रोकने में हमारे जो उद्योग मंत्री है इनका बड़ा इसमें रोल है, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन अभी इनका बयान आया है, जो पनौक में इन्होंने कहा था, इनका तो ये कहना था कि वो तो चाहते हैं इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, ये नाम उन्होंने दिया। देखिए अगर उन्होंने ये नाम दिया तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही इस बात के लिए? आप बताइए ना कि अब दिक्कत कहाँ आ रही है और कौन कर रहा है? जब हमारे लोग जाते हैं, आपने देखा होगा एक बार डेप्यूटेशन शिमला गया था तो किस किस्म की वहाँ बहस बसाई हुई, क्यों हुई वो बहस बसाई? शायद मुझे लगता है आप मैं उसका बिल्कुल गवाह रहा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और, 40,000 बच्चों के ये भविष्य का सवाल है, लेकिन क्या कोई अब आंदोलन कोई होगा? क्योंकि आंदोलन की शुरुआत इसी रोनार से हुई थी। बिल्कुल। ये हाटी मुद्दा कागजों में तो ये 56 साल से चला हुआ था, संघर्ष भी बहुत लोगों ने किया, ऐसा नहीं है उनके समय पे नहीं हुआ, बहुत लोगों का इसमें योगदान है। लेकिन ये सबसे बड़ा जो लॉजिकल एंड तक है, जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वो यहाँ की महाकुंभली का पड़ा। तो क्या ऐसा ही महाकुंभली कोई और होगी ताकि बच्चों का जो भविष्य है वो संवर सके? देखिए मैं तो ये मानता हूँ कि अगर ये लिपापोती रही जो हो रही है तो सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और पुनः इस आंदोलन को शुरू करना चाहिए ताकि सरकार जागरूक हो। अब हमारे नौजवानों का जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है उनको कितना नुकसान है, ये प्रतिनिधि उनको कम मिलनी है, ऐसी नहीं मिलनी। जो लोग रह जाएंगे, और कितने लोग ने इसमें कुर्बानी की हमारे लोगों ने, कई लोग बेचारा स्वर्गवास है जिन्होंने इसकी पहल की थी, और कुछ लोग आज भी है हमारे पास जो अभी भी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं इसके लिए। इसमें मैं तो ये मानता हूँ सभी विचारधारा के लोग तब इकट्ठे हुए थे, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, सारे लोग, सबके एक ही मंशा थी। लेकिन बाद में फिर एससी समाज अलग हो गया, हमारा सामाजिक ताना बाना, उस पर बहुत बड़ी चोट पहुंची। किसने पहुंचाई? और फिर उसके बाद ओबीसी तबके को, वो भी थोड़े अलग हो गए, और आपस में जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये कहा जा रहा है, जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, वो भी एक मत नहीं है। बिल्कुल नहीं है सिंगटा जी, आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि मान लीजिए ओबीसी को लोगों ने भड़काया, डराए, चलो अपना हक के लिए शायद सब लोग महसूस करते हैं अपने भाई मेरी हमारे कोई दिक्कत नहीं है, एससी को भड़काए सब किया। पर उसकी मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी जो गलती इसमें है ना, जो हम राजपूत लोग भी है, हम भी एक मंच पे नहीं है नहीं, हम एक मंच के अंदर, हमारे अंदर भी अगर हम लोग सब एक मंच पर आए तो ये इतना बड़ा काम नहीं। अब तो परोसी थाली है ये, अब तो कोई ज़्यादा। अब आपसे एक 2-3 सवाल और कि आप एक कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे, आपकी हर्षवर्धन चौहान साहब से क्यों अनबन हुई? क्या कारण था? क्या आपकी ख्वाहिश ये थी कि आप टिकट मांग रहे थे? क्या कहाँ अनबन हुई? क्योंकि आपको
आपकी पहचान, कांग्रेस पार्टी की पहचान खासतौर पर लादी में आपके नाम से थी। देखिए सिंटा जी, सीधी सी बात है, मैं कहूँ कि मैंने कभी ये चीज़ नहीं चाही कि मैं हर्षवर्धन का मैं ओपोनेंट बनूँ या इनके, मेरे ऐसी कोई मंशा नहीं थी। देखिए, मैं जहाँ तक लोगों ने मुझे बनाया है, राज साहब ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा है, मैं उस जगह पे बिल्कुल खुश हूँ, मुझे इस बात। मगर मुझे कारण क्या रहा कि मैंने कभी ये बात है चौहान साहब से विकास की बात करता था कि हम लोग जो है, जब हम रेणुका में थे तब भी हम लास्ट में थे, इधर से भी हम लास्ट में आ रहे हैं, तो हमारा चित्र थोड़ा विकट है, आप इसका ध्यान रखें। बार बार ये बात करता था। बाकी कोई मैंने अपने लिए कोई नहीं मांगा कुछ, मैं यहाँ के क्षेत्र की बात करता था। भाई हमारे लोगों को देखिए, डंगों से काम चलने वाला नहीं है, हैं? अगर किसी को टैंक देने की उससे काम चलने वाला नहीं है। यहाँ कोई ऐसे बड़े बड़े कोई दफ्तर दो ताकि जिससे हमारे इलाके की बढ़ोतरी हो, आगे बढ़े हमारा इलाका, जिसमें लोगों को रोज़गार भी मिले, बड़े बड़े दफ्तर, हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, हमको अच्छा यहाँ स्वास्थ्य सुविधा हो, ये बातें हम उनसे करते थे। दूसरी बात ये थी कि हम लोग जो है ये भी बात करते थे कि हिमाचल प्रदेश राज साहब के हाथ में सुरक्षित है, और जो भी यहाँ किया है, सिंटा जी आप भी तो यहीं से हैं और आपको सारा पता है कि अगर ये रौनाहट कस्बा को कोई विकसित किया है तो उसमें 100% वीरभद्र सिंह का योगदान है। तो ऐसे क्या कारण रहे कि आपको फिर भगवाकरण आपका हो गया, दूसरे शब्दों में आपको बीजेपी की तरफ जाना पड़ा, कांग्रेस क्यों छोड़ी? देखिए सिंटा जी, मैंने कदापि से कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरा 3 पीढ़ी कांग्रेस के अंदर रही है और कांग्रेस के लिए काम भी किया है। मुझे कांग्रेस मैंने नहीं छोड़ी, मुझे कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी को भी नहीं, इस बात को मैं दोषी करता हूँ, मैं इसके लिए शिलाई कांग्रेस को और हर्षवर्धन चौहान को, जिन्होंने मेरे को अपने मीटिंग बुलाई, मंडल की मीटिंग बुलाई और शिलाई में मुझको पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद भी मैंने, जो मेरी स्टेटमेंट थी मेरी ये थी कि मैं हमेशा, चाहे मुझे बाहर निकाले अंदर रखे, मैं कांग्रेस पार्टी में ही रहूँगा। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपा हूँ, मुझे कांग्रेस पार्टी में मान सम्मान मिला है और हमारा इलाका भी, मेरे हिसाब से मेरे ख्याल बहुत लोग जो है कांग्रेस के अंदर, इस इलाके में कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। मगर जब मान लीजिए किसी आदमी ने पार्टी से बाहर ही निकाला तो कहीं ना कहीं तो आदमी को जाना होगा ना जी। अगर मान लीजिए हम इस कमरे में बैठे हैं, मैं आपको बोलता हूँ आप बाहर निकलो, तो अगर आपको कमरे में मिलता बरंडे में, तो आप कहीं खड़े हो गए किसी के। हाँ जी। तो मतलब देखिए ना कि अगर ऐसा मैंने क्या जुल्म किया, ऐसा मैंने क्या जुल्म किया कि कांग्रेस पार्टी को, जिसमें इतना बड़ा आघात हुआ कि मुझे निकालने की ज़रूरत पड़ी। तो फिर कम से कम कांग्रेस पार्टी को चाहिए था, अगर मैंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या माननीय हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ कोई ऐसी कोई टिप्पणी की थी या ऐसा कुछ उनको नुकसान पहुंचाया था, तो देखिए ना, कम से कम मेरे को नोटिस देना चाहिए था। कुछ तो लोग चाहते होंगे, कुछ तो लोग होंगे जो ये चाहते थे कि आपकी अनबन हो जाए, पार्टी से बाहर हो, कुछ तो होंगे ऐसे मित्र। देखिए बहुत ऐसे लोग तो हर जगह बहुत जगह होते हैं, चाहे किसी पार्टी की बात है सिंटा जी। ये तो होता है कि हो सके इनके जाने से जहाँ ये बैठते हम बैठें, ऐसा तो ज़रूर होता है। पर जो जनप्रतिनिधि होता है, जिसने चुनाव लड़ना है, जो यहाँ, उसको तो सबको लेके साथ चलना चाहिए। ऐसी मैंने क्या खता की जिसकी 3 पीढ़ियाँ कांग्रेस पार्टी में हुई और कांग्रेस के लिए समर्पित हुआ, एक क्रियाशील के मेंबर से लेकर 82 से लेकर कांग्रेस पार्टी में रहा। कांग्रेस पार्टी में ही मैं, देखो कांग्रेस पार्टी का चाहे जहाँ भी है, देखिए एक आदमी की वजह से मुझे कांग्रेस पार्टी से बाहर किया गया है। बाकी मैं समझता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ इतना बड़ा कोई गलत काम नहीं किया। भाजपा में अब आप है तो आपको कितना मान सम्मान भाजपा के अंदर? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो मान सम्मान मुझे कांग्रेस में मिला, उसी तरह यहाँ भी मेरे को मिला। जिस दिन मैंने पार्टी में विलय किया, पूर्व मुख्यमंत्री जी शिलाई आना था, किन्हीं कारणों से नहीं पहुँच पाए, तो हज़ारों लोगों ने मुझे कंधे पे उठा के माला फूल माला से मेरा स्वागत किया और मुझे पार्टी में बिल्कुल पहली पंक्ति में बिठाया और मुझे बड़ा आदर और मान सम्मान दिया गया है। और मुझे आशा है कि शायद, मुझे लगता है कि जैसा प्यार मुझे माननीय वीरभद्र सिंह जी ने दिया है, मुझे लगता है कि जयराम से भी, तोमर साहब से भी मुझे मान सम्मान
मिल रहा है, वो भी मेरी मान सम्मान करते हैं। जिले की बात है, चाहे हमारे और दूसरी बात ये है कि अब तो कांग्रेस के अच्छे लोग जो राजा साहब के जो ऑनेस्ट लोग थे, ऊपर जो राजा साहब के किचन उसमें रहते थे, कैबिनेट में रहते थे, वो लोग भी बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के अंदर है। सुधीर शर्मा जी कितना बड़ा बीजेपी में है, देखिए ना, सुधीर शर्मा जी के कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे, वो भी बीजेपी में है। लखन पाल जी है, राजेंद्र राणा जी है, जो वीरभद्र सिंह के हनुमान थे, तो काफ़ी सारे, रवि ठाकुर जी है, तो बहुत सारे लोग। मुझे तो लगता है कि वीरभद्र सिंह के जो बड़े लोग हैं, जो ज़्यादा है, मुझे लगता है कि पूरे हिमाचल के लोग जो है वो बाहर हो गए इससे। अंतिम सवाल करते हैं, आपको क्या लगता है कि जो 5 साल बाद चुनाव होंगे, 2.5 आधा कार्यकाल तो बीत गया है, तो क्या स्थिति रहेगी आपके अनुसार, क्योंकि आप एक सुलझे हुए नेता हैं? देखिए, मैं सिंह जी आपको कहूँ कि वक्त अभी थोड़ा लंबा है, वक्त लंबा है, 2 साल और 2.5 साल और पड़ा है, पर 2 साल मानो आप, 3 तो निकल गई, 2 साल मानो आप इसकी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आज की मैं दशा देखता हूँ, जितना मेरा अनुभव है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, ये नहीं है कि मुझे अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, जिस किस्म से जो दशा हिमाचल प्रदेश की, जिस त्रस्ती यहाँ आ रही है, और जिस किस्म का अब जो नौजवान है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो अगर आज की डेट में चुनाव होता है तो मैं तो कहता हूँ कि 5 से नीचे सीटें आएगी आज की डेट में। और पंचायत चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली, क्योंकि तो दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनाव? देखिए सिंह जी, पंचायत चुनाव की बात जो मैं कहना चाहूँगा आपको, सही सी बात यह है कि पंचायत चुनाव का कुछ स्तर और भी होता है। ये कोई पॉलिटिकल सिद्धांत नहीं जुड़ता है, हमारे इसमें गांव की कुछ बातें अपनी होती है, किसी की बेड़े की बात होती है, किसी की गांव की बात होती है। पार्टी को ज़्यादा इतना, शायद जिला परिषद के ऊपर थोड़ा पार्टी का फोकस होता है, प्रधानी तो अपने टाइम से हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर जिसमें बिना सिंबल का चुनाव है, इसमें तो जो मर्जी बोलो, ये जीत गया, ये जीत गया, और जो जीते हुए भी देखे मैंने प्रधान जो बनते हैं तो सरकार उसको डराती है, धमकाती है, और डरा धमका के तोड़ देते हैं। चाहे किसी पार्टी का, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टिके रहते हैं, आपने भी देखा है, मेरा ऐसा मानना है। तो अभी दूसरी बात यह है कि अभी जब तक रोस्टर नहीं आया, जब तक प्रारूप बाहर नहीं आया, पता न लगे कौन सी सीट कहाँ जा रही है, किसको जा रही है, उस पर भी निर्भर करता है। पंचायत के बारे में मैं इतना स्पष्ट कह रहा हूँ कि अगर तो लोगों ने सरकार के कारनामे को देखा तो मुझे लगता है कि पंचायत में भी बहुत बुरी दशा होगी, बहुत बुरी दशा होगी। जब देखिए ना, जब पानी पीछे से नहीं होगा, सोर्स से नहीं होगा, तो खेत में कहाँ से आएगा। जब सरकार पे ही ये हालत है, ऊपर से ये हालत है, तो मुझे लगता है इसका शायद। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है, सियासत से लेकर संस्थानों तक की इन्होंने बात कही, और पंचायती राज चुनाव में भी अपना व्यू पॉइंट ये रखना है। अब देखना ये होगा कि पंचायत चुनाव सिर पर है, क्या जो इन्होंने बातें कही है क्या वाकई ही, क्योंकि अपना इनका तजुर्बा है, वो सही साबित होती है या नहीं।